हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां कियो ने शाओकी के साथ अपने कुछ बाकी साथियों को भी मेइयुई को पकड़ने के लिए भेज दिया था। असल में कियो मेइयुई का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओ युआन से अपने जुआन लेवल की टेक्निक को वापस लेना चाहता था, लेकिन उसके लिए ये काम इतना ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला था, क्योंकि हम देखते हैं कि मेइयुई वहाँ पे शाओकी और उसके साथियों को देखकर भी वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराती। जो देखकर शाओकी वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए अपने एक साथी से कहती है, यहाँ पे खड़े होकर मेरे मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ते हुए उसे पकड़ लो। शाओकी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अचानक दो कल्टीवेटर्स वहाँ पे पीछे से ही मेइयुई के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेइयुई ने तो वहाँ पे बहुत ही इजीली उन दोनों के हमलों को डॉज कर लिया था और उनमें से एक कल्टीवेटर के ऊपर तो अटैक करते हुए उसे वहाँ से बहुत ही दूर फेंक दिया था, जबकि दूसरे कल्टीवेटर को भी मेइयुई वहाँ पे बहुत ही बेरहमी से मारते हुए उसे उठाकर वहाँ पे शाओकी की तरफ फेंक देती है। लेकिन वो दोनों वहाँ पे शाओकी के ऊपर गिर पाते उससे पहले ही शाओकी के साथ वाला साथी जिसका नाम लियोजी था उसने आगे आते हुए वहाँ पे शाओकी को बचा लिया था, जबकि मेइयुई ने तो वहाँ पे पलक झपकते ही उन दोनों कल्टीवेटर्स की हालत वहाँ पे खराब कर दी थी। जो देखकर शाओकी वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए यूवी से कहती है, तो तुमने अपनी 6 मेरिडियन को भी ओपन कर लिया है, जिसपे मेइयुई भी उसे वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड से जवाब देते हुए कहती है, हाँ वो तो मैंने 10 दिन पहले ही ओपन कर ली थी। मेइयुई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओकी को वहाँ पे अपने मन ही मन में मेइयुई से बहुत ज्यादा जलन होने लगी थी। वो वहाँ पे मेइयुई से जलते हुए गुस्से से अपने मन में ही कहती है कि मैंने अपनी 6 मेरिडियन को ओपन करने के लिए न जाने कितने ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपनी 6 मेरिडियन को ओपन नहीं कर पाई, जबकि इसने तो बहुत ही कम समय में अपनी 6 मेरिडियन को ओपन कर लिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो बहुत ही जल्द कियो के लेवल तक पहुंच जाएगी। और ये सब सोचकर शाओकी वहाँ पे गुस्से से अपने साथी लियोजी से कहती है, लियोजी क्या तुम यहाँ पे खड़े होकर मेरे मुंह देखने के लिए आए हो, जल्दी से आगे बढ़ते हुए इसे पकड़ लो। शाओकी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लियोजी ने भी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अपना पावरफुल ऑरा रिलीज कर दिया था, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि लियोजी ने वहाँ पे अपनी 7 मेरिडियंस को ओपन कर लिया था। जो देखकर तो मेइयुई भी वहाँ पे थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे खुद को अंदर से मजबूत बनाते हुए लियोजी के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गई थी। पर जैसे ही लियोजी वहाँ पे मेइयुई के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो तभी अचानक वहाँ पे ज़ाओ मेंशन के 2 गार्ड्स की एंट्री होती है, जिन्होंने वहाँ पे लियोजी के हमले को रोककर उल्टा वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठाकर पीछे फेंक दिया था। और उन गार्ड्स के एक अटैक में ही बेचारा लियोजी वहीं पे गिरकर बेहोश हो गया था, जबकि मेइयुई को तो वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि ज़ाओ मेंशन के ये दोनों गार्ड्स उसकी मदद करने के लिए यहाँ पे कैसे आ गए। इसलिए जब मेइयुई वहाँ पे दोनों गार्ड से इसके बारे में पूछती है तो वो दोनों गार्ड्स उसे वहाँ पे बताते हैं कि प्रिंस ज़ाओ युआन ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि क्यों ऐसी हरकत कर सकता है, इसलिए उन्होंने पहले ही हमें आपकी रक्षा करने के लिए बोल दिया था। उन गार्ड्स की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मेइयुई वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, और तभी वो दोनों गार्ड्स वहाँ पे शाओकी से रिक्वेस्ट करते हुए उसे कहते हैं कि आप इस मैटर से दूर ही रहें, वरना मजबूरन हमें आपके खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ेगा। उन दोनों गार्ड्स की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओकी को वहाँ पे अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से वहाँ पे खुद से ही कहती है, ये प्रिंस ज़ाओ युआन तो बहुत ही ज्यादा चालाक निकला, वो पहले ही हमारा प्लान समझ गया था। और यही सब सोचते हुए शाओकी गुस्से से वहाँ से जाने लगी थी, और उसके पीछे पीछे लियोजी जिसे अब वहाँ पे होश आ चुका था वो भी वहाँ से जाने लगा था। तभी हम देखते हैं कि मेइयुई वहाँ पे दोनों गार्ड से सवाल करते हुए पूछती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रिंस ज़ाओ युआन कैसे हैं? वो मुझे पिछले 2 महीनों से नहीं देखे। जिसपे उनमें से एक गार्ड वहाँ पे मेइयुई को बताते हुए कहता है कि आप प्रिंस ज़ाओ युआन के बारे में फिक्र मत करें, वो अपनी ट्रेनिंग के लिए फॉरेस्ट में गए हुए हैं और उनकी ट्रेनिंग के मुताबिक वो 15-20 दिनों तक वापस लौट आएंगे। उन गार्ड्स की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मेइयुई वहाँ पे दोनों गार्ड्स का शुक्रिया अदा करती है, और उसी के साथ वो वहाँ पे सीरियस होते हुए खुद से ही कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रिंस ज़ाओ युआन ने कल्टीवेट करते हुए खुद को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया होगा, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो कंपटीशन में हमारी क्लास A का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि मैंने सुना है कि क्यू ऑलरेडी अपनी 7th मेरिडियन को भी ओपन कर चुका है। पर मुझे प्रिंस ज़ाओ युआन के ऊपर पूरा यकीन है कि वो सब कुछ अच्छी तरह से संभाल लेंगे और हमारी क्लास A को उसकी पहली पोजीशन भी वापस मिल जाएगी। पर फिर भी मुझे डर है कि ये सब इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि क्यू इतनी आसानी से अपनी क्लास B को नहीं हारने देगा। वो हमसे जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें उसी जंगल का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ अभी भी ज़ाओ युआन उन सभी मॉन्स्टर्स का शिकार करते हुए वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था। और ज़ाओ युआन अब यहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि वो अकेले वहाँ पे एक साथ काफी सारे मॉन्स्टर्स को संभाल पा रहा था। इवन वो सभी मॉन्स्टर्स वहाँ पे बहुत ही गुस्से से लगातार वहाँ पे ज़ाओ युआन के ऊपर हमले किए जा रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी मॉन्स्टर वहाँ पे ज़ाओ युआन को छू भी नहीं पा रहा था। तभी वो मॉन्स्टर्स वहाँ पे चारों तरफ से ज़ाओ युआन को घेरते हुए उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन ने वहाँ पे अपने हेवनली ब्रश की मदद से उन सभी मॉन्स्टर्स को वहाँ पे बहुत ही इजीली खत्म कर दिया था। और इसी तरह ज़ाओ युआन वहाँ पे बहुत ही मेहनत से अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, और इसी तरह देखते देखते उसे वहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए 2.5 महीनों से भी ज्यादा का समय गुजर चुका था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें ज़ाओ मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मास्टर ज़ाओ और क्वीन तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी कि कैसे की मेंशन ने उनके बेटे के ऊपर अटैक करवाने की कोशिश की। और ये सब जानकर हम देखते हैं कि क्वीन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी। वो वहाँ पे परेशान होते हुए मास्टर ज़ाओ से कहते हैं कि न जाने मेरा बेटा कैसा होगा, और ऊपर से ये की मेंशन के लोग, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये लोग इतना ज्यादा गिर जाएंगे। क्वीन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर ज़ाओ भी वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहते हैं कि पिछले कुछ सालों से मैंने की मेंशन को कुछ ज्यादा ही डील दे रखी है, जिसकी वजह से अब वो लोग ऐसी हरकतें करने पे तो लाए हैं। और सबसे बड़ी परेशानी की बात तो ये है कि अभी मैं उनके साथ अपने रिलेशंस को खराब भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं की मेंशन के खिलाफ कोई एक्शन लेता हूँ तो पूरी ज़ाओ डायनेस्टी में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी, जिसमें न जाने कितने बेगुनाह और मासूम लोग मारे जाएंगे। मास्टर ज़ाओ की सारी बातें क्वीन भी अच्छी तरह से समझ रही थी, इसलिए वो वहाँ पे परेशान होते हुए कहती हैं, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम दोनों अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं। बचपन से लेकर अब तक एक बार भी हम अपने बेटे युआन की रक्षा नहीं कर पाए। और ये कहकर क्वीन वहाँ पे अपने बेटे युआन को याद करते हुए रोने लगी थी, क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं सच भी थी। वो दोनों आज तक जाकर भी अपने बेटे की रक्षा नहीं कर पाए थे, लेकिन
लेकिन अभी क्वीन वहाँ पे रो ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ज़ाओ युआन की एंट्री होती है, जो कि अपने मेंशन में आते हुए बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, जो कि जल्दी से वहाँ पे अपने माता पिता के पास आकर उन्हें वहाँ पे ग्रीट करता है। और क्वीन भी वहाँ पे अपने बेटे ज़ाओ युआन को खुश देखकर अपने सारे गम भुला देती है और वो स्माइल के साथ ज़ाओ युआन का स्वागत करते हुए कहती है, ज़ाओ युआन मेरे बच्चे, फाइनली तुम वापस आ ही गए, लेकिन ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है, देखो तो सही कितने ज्यादा दुबले पतले दिखाई दे रहे हो, क्या तुम वहाँ पे सही समय पे खाना नहीं खाते थे। जिसपे ज़ाओ युआन वहाँ पे खुश होते हुए अपनी माँ से कहता है, मेरे वेट के बारे में फिक्र छोड़कर आप मेरी पावर्स को देखे, मैंने पिछले इन 3 महीनों में बहुत ही ज्यादा इंप्रूव किया है। और ये कहते हुए ज़ाओ युआन वहाँ पे अपने पिता से भी मिलता है, जिसपे मुर्तज़ा वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने बेटे से कहते हैं कि जना लोगों ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था और ये बात मैंने भी नहीं सोची थी कि की मेंशन का प्रिंस कियो तुम्हें हराने के लिए इतना ज्यादा गिर जाएगा। अपने पिता को वहाँ पे परेशान देखकर ज़ाओ युआन वहाँ पे स्माइल के साथ उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, फादर आप उस के बारे में चिंता मत कीजिए और ओल्ड टाउन का वो अटैक तो हमारे लिए फायदेमंद हो गया, देखिए मेरे हाथ में की मेंशन का कितना ज्यादा खास टायर लगा है। और ये कहकर ज़ाओ युआन वहाँ पे उस ज़ुआन लेवल वाली टेक्निक को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे अपने फादर को दिखाता है। उस ज़ुआन लेवल टेक्निक को देखकर हम देखते हैं कि मिस्टर ज़ाओ भी वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं, तो ये टेक्निक तुम्हारे पास थी। की मेंशन के लोग पिछले काफी दिनों से पागलों की तरह अपनी इस टेक्निक को ढूंढने में लगे हुए हैं। जिसपे ज़ाओ युआन वहाँ पे अपने फादर को बताता है कि ऐसा समय लेके ये टेक्निक खुद ब खुद ही चलकर मेरे पास आई है, तो फिर भला मैं इसे लेने से कैसे मना कर सकता था। और आप क्यू के मैटर के बारे में ज्यादा फिक्र मत कीजिए, बस 3 दिन और मैं आपसे वादा करता हूँ कि 3 दिनों बाद उस कंपटीशन में मैं क्यू को बहुत ही बुरी तरह से हराने वाला हूँ। उसके साथ अभी मेरा काफी सारा हिसाब किताब बाकी है, जो कि मैं उस कंपटीशन में ही पूरा करने वाला हूँ। अपने बेटे के इस कॉन्फिडेंस को देखकर तो हम देखते हैं कि मिस्टर ज़ाओ के साथ साथ क्वीन भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गई थी। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें क्लास 1 के कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूवी के साथ साथ बाकी दोनों डिसेबल्स भी जो कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले थे, वो तीनों वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मेहनत के साथ अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। पर अभी वो तीनों वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि उन तीनों के ऊपर ही कोई छुपकर छोटे छोटे स्टोन से वहाँ पे उनके ऊपर हमला करता है। लेकिन उन तीनों के फ्लेक्सेस अब वहाँ पे इतने ज्यादा तेज हो चुके थे कि हम देखते हैं कि उन तीनों ने वहाँ पे बहुत इजीली अपने ऊपर हुए उस हमले को डोज कर लिया था। और उसी के साथ में यूवी वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए कहती है कि कौन है और किसकी हिम्मत हुई इस तरह से छुपकर हमारे ऊपर हमला करने की। मैं यूवी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन वहाँ पे उन सभी के सामने आते हुए कहता है, तुम सभी को देखे हुए वाकई काफी समय गुजर गया और इन बीते महीनों में तुम लोगों ने वाकई काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की है। प्रिंस ज़ाओ युआन को देखकर तो हम देखते हैं कि वो तीनों डिसेबल्स वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गए थे और वो तीनों जल्दी से वहाँ पे प्रिंस ज़ाओ युआन को मिलने के लिए आगे बढ़ गए थे। और मेजुई तो वहाँ पे आगे बढ़कर ज़ाओ युआन को शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि ये सब तो आपकी वजह से ही हो रहा है, अगर आपने हमें यूलिंग वाटरफॉल के लिए क्लास बी से 1 घंटा एक्स्ट्रा ना दिलवाया होता तो हम लोग कभी भी इतने कम अरसे में इतना ज्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते थे। इवन मैंने तो वहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए अपने 6 मरीडियन को भी ओपन कर लिया है। मेजुई के साथ साथ एक दूसरी डिसेबल लड़की जिसका नाम जीजी था, वो भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए प्रिंस ज़ाओ युआन को बताती है कि 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाने की वजह से जहाँ हम सभी की कल्टीवेशन के ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छा असर हुआ है, तो वहीं क्लास बी के डिसेबल्स की कल्टीवेशन काफी ज्यादा अफेक्टेड हुई है, इसलिए अब उनको इस कॉम्पिटिशन में हमारे सामने टिक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। जैसे कि ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन उसे वहाँ पे कोई जवाब दे पाता उससे पहले वहाँ पे मास्टर चू की एंट्री होती है, जो कि पीछे से ही आते हुए वहाँ पे जीजी से कहते हैं कि भले ही क्लास बी के डिसेबल्स की कल्टीवेशन के ऊपर काफी ज्यादा बुरा असर हुआ है, लेकिन फिर भी हमें अपने दुश्मनों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पिछले इन 2 महीनों में क्लास बी के वो चारों डिसेबल्स की मेंशन के अंदर रहकर स्पेशल ट्रेनिंग कर रहे थे, जिसका मतलब है कि उन लोगों ने भी काफी हद तक खुद को पावरफुल बना लिया होगा। मास्टर चू की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि वो चारों डिसेबल्स उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हैं और मास्टर चू वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि सबसे ज्यादा खतरा तो तुम लोगों को क्यू से है, क्योंकि मैंने सुना है कि क्यू ने अपनी 7th मरीडियन को भी ओपन कर लिया है, जिसके चलते मुझे लगता है कि हमारा इस बार भी जीत पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मास्टर चू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन वहाँ पे आगे बढ़कर मास्टर चू को ग्रीट करते हुए कहता है, मास्टर आप क्यू को मेरे ऊपर छोड़ दे, उसे मैं खुद अकेले ही संभाल लूंगा। प्रिंस ज़ाओ युआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर चू वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गए थे और वो जल्दी से एक्साइटेड होकर ज़ाओ युआन से सवाल करते हुए पूछते हैं, क्या तुमने पहले से इंप्रूव किया है। जिसपे ज़ाओ युआन भी हमें अपना सर हिलाते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी 5वीं मरीडियन को भी ओपन कर लिया है। ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि मास्टर चू की जो सारी खुशी थी उसके ऊपर एक ही पल में पानी फिर गया था। कहाँ वो सोच रहे थे कि प्रिंस ज़ाओ युआन ने भी क्यू की तरह अपनी 7th मरीडियन को ओपन कर लिया होगा, लेकिन वो तो अभी भी क्यू से पावर लेवल के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा पीछे थे। पर क्योंकि मास्टर चू अपने डिसेबल्स को डिमोटिवेट नहीं करना चाहते थे, वहाँ पे अपने डिसेबल्स को डिमोटिवेट नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ पे अपने डिसेबल्स को हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम सभी लोग कंपटीशन के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। और ये कहकर मास्टर चू वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स को लेकर बैटल अरीना की तरफ ही निकल गए थे, जहाँ पे ऑलरेडी सभी लोग आए हुए थे। तो मैं आपको यहाँ पे इस कंपटीशन के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स दे दूं। ये कंपटीशन ज़ाओ एकेडमी की चारों क्लासेस के बीच में होने वाला था, जो कि थी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, और हर क्लास में से 4 डिसेबल्स इस कंपटीशन के अंदर हिस्सा लेने वाले थे। इस कंपटीशन से ये डिसाइड किया जाता था कि अगले 1 साल तक ज़ाओ एकेडमी की लीडर क्लास कौन सी रहेगी, और जीतने वाली क्लास को एक खास किस्म का फ्लैग भी दिया जाता था, जो कि उनके विनर होने की निशानी थी। मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को यहाँ पे कहानी समझ आ गई होगी। वही मास्टर चू अपने सभी डिसेबल्स को लेकर वहाँ पे अपनी जगह पे आ गए थे, और वो वहाँ पे क्लास बी के उस फ्लैग को देखते हुए अपने सभी डिसेबल से कहते हैं कि पिछले 2 सालों से लगातार ये फ्लैग हमारी क्लास से छीन लिया गया है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार तुम सभी लोग इस फ्लैग को वापस लाने में जरूर कामयाब होगे। और मास्टर चू के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वो सभी डिसेबल्स वहाँ पे अपनी जगह पे आके खड़े हो गए थे, जहाँ चारों ही क्लासेस के डिसेबल्स को उनके रैंक के हिसाब से ही जगह दी गई थी। सबसे पहले थी क्लास बी, फिर क्लास ए, और फिर आखिर में आती थी क्लास सी और क्लास डी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्लास ए और क्लास बी दोनों के डिसेबल्स गुस्से से
एक दूसरे को घूर रहे थे, क्योंकि असल कंपटीशन तो इन दोनों क्लासेस के बीच में ही होने वाला था। और इसी बीच वहाँ पे एम्परर ज़ाओ और क्वीन के भी आने की अनाउंसमेंट की जाती है और उन दोनों के साथ साथ हम देखते हैं कि मियाओ याओ भी वहाँ पे उनके साथ आई हुई थी, जो देखकर ज़ाओ युआन वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। और उनके बाद वहाँ पे मास्टर की वंग फू के भी आने की अनाउंसमेंट की जाती है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते थे कि ये कंपटीशन कितना ज्यादा बड़ा होने वाला था, क्योंकि यहाँ पे इस कंपटीशन को देखने के लिए दोनों ग्रेट किंग्स भी आए हुए थे। मास्टर की वंग फू आते साथ ही वहाँ पे मास्टर ज़ाओ को ग्रीट करते हैं, जिसमें मास्टर ज़ाओ इशारे से उसे वहाँ पे बैठने के लिए कहते हैं, जो देखकर ज़ाओ एकेडमी के सभी डिसेबल्स वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे ये कंपटीशन तो वाकई काफी ज्यादा ग्रैंड होने वाला है, क्योंकि इसे देखने के लिए दोनों मान किंग्स जो आए हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे क्लास एक डिसेबल मास्टर की वंग फू को बुरा भला बोलते हुए कहता है, किसने बोला कि ये महान किंग है, ये तो बल्कि एक धोखेबाज इंसान है जो कि एम्परर ज़ाओ की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। उस डिसेबल की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसके साथी डिसेबल ने जल्दी से उसे वहाँ पे चुप करवा दिया था, वरना तो इस डिसेबल की सारी बातें वहाँ पे बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देती। और इस साल के कंपटीशन को मास्टर चू ही होस्ट करने वाले थे। वो वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहता है कि इस साल के कंपटीशन के रूल्स भी बिल्कुल पिछले साल की तरह ही होने वाले हैं। चारों ही क्लासेस से चार डिसेबल्स इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे और चारों ही क्लासेस के डिसेबल्स में से कोई भी किसी को भी चैलेंज कर सकता है। और इसी के साथ ही मास्टर चू ने उस कंपटीशन के स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट कर दी थी, जहाँ सबसे पहले क्लास डी के एक डिसेबल आगे आता है, क्योंकि सबसे लो रैंक उन्हीं का ही था। और क्लास डी के डिसेबल वहाँ पे क्लास सी के डिसेबल को चैलेंज करता है और हम देखते हैं कि क्लास सी के वो डिसेबल भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए बैटल अरीना के अंदर आ गया था, जहाँ हमें उन दोनों ही डिसेबल्स के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है। और सभी क्लासेस के बाकी डिसेबल्स वहाँ पे अपनी अपनी क्लास के डिसेबल को वहाँ पे चीयर करते हुए उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे क्लास डी और क्लास सी के सभी डिसेबल्स के बीच में हमें काफी सारी फाइट्स देखने को मिलती है, जहाँ क्लास सी के डिसेबल्स काफी हद तक क्लास डी के डिसेबल्स से जीत रहे थे, जबकि क्यू को तो ये सब देखते हुए वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सभी लोग यहाँ पे उनका टाइम जाया कर रहे हैं। पर कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर और फिर उसके बाद तो मेरे ये साथी कई लोगों के लिए इन सभी का खात्मा कर देगा। और ये कहते कहते क्यू के फेस पे एक डेविल स्माइल आ गई थी, जो देखकर प्रिंस ज़ाओ युआन वहाँ पे क्यू का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, क्या बात है आज प्रिंस क्यू इतना ज्यादा मुस्कुरा क्यों रहे हैं, कहीं प्रिंस क्यू को हमारे ऊपर रहम तो नहीं आ गया, जो वो यहाँ पे हमें इस तरह से देखते हुए मुस्कुरा रहे हैं। जिसपे क्यू वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड से प्रिंस ज़ाओ युआन से कहता है कि नहीं अफसोस, आप सब उसके लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो, ये फ्लैग हमेशा की तरह इस साल भी हमारी क्लास में ही रहने वाला है। जिसपे ज़ाओ युआन वहाँ पे क्यू का मजाक उड़ाते हुए उसे कहता है कि ख्वाब देखना अच्छी बात है, इसलिए देखते रहो, पर मैंने जिस तरह से तुम्हारी क्लास बी से यूलिंग वाटरफॉल में ट्रेनिंग करने के लिए 1 घंटा छीना था, उसी तरह से आज मैं ये फ्लैग भी तुम्हारी क्लास बी से छीन लेने वाला हूँ, क्योंकि ये फ्लैग हमारी क्लास ए में ही ज्यादा सूट करता है। ज़ाओ युआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओकी वहाँ पे प्रिंस ज़ाओ युआन को जवाब देते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, आज के कंपटीशन में हम तुम सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से हरा कर अपनी खोई हुई इज्जत भी वापस पा लेंगे और वो सब कुछ भी वापस हासिल कर लेंगे जो कि हमारी क्लास बी की प्रॉपर्टी है, जैसे कि यूलिंग वाटरफॉल। शाओकी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन की बजाय मियुबी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है कि इतनी जल्दी खुश मत हो, अभी तक तुम लोग जीते नहीं हो। मियुबी की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि शाओकी गुस्से से उसे वहाँ पे गाली देते हुए कहती है कि तुम तो अपनी बकवास बंद ही रखो और आज देखना कंपटीशन में कैसे मैं तुम्हें अपने हाथों से मसलने वाली हूँ। जिसपे मियुबी भी उसे जवाब देते हुए कहती है कि तुम भी तैयार रहना, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। और ये कहकर वो दोनों लड़के भी वहाँ पे गुस्से से एक दूसरे को घूरने लगी थी। और इसी तरह देखते ही देखते वहाँ पे क्लास डी पूरी तरह से लेमिनेट हो गई थी और अब बचे थे क्लास सी के डिसेबल्स, जो कि सबसे पहले वहाँ पे क्लास बी के काई लिंग को अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज करते हैं। और काउ लिंग ने देखते ही देखते वहाँ पे अकेले ही वहाँ पे पूरी क्लास सी को भी एलिमिनेट कर दिया था। जिसके बाद काउ लिंग वहाँ पे क्लास ए के जी युआन को उसके साथ फाइट करने के लिए चैलेंज करता है, जो देखकर तो जी युआन भी वहाँ पे उसके साथ फाइट करने के लिए सीधा बैटल अरीना के अंदर आ गया था। जबकि ज़ाओ युआन वहाँ पे काउ लिंग को देखकर थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, इस काउ लिंग में मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, इसने अकेले यहाँ पे पूरी क्लास सी को एलिमिनेट कर दिया। भले ही वो लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर थे, लेकिन फिर भी भला काउ लिंग इतना ज्यादा ताकतवर कब से हो गया जो उसने अकेले यहाँ पे पूरी क्लास को एलिमिनेट कर दिया। वहीं बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ दोनों ही डिसेबल्स अपना पूरा दम लगाते हुए एक दूसरे के ऊपर हमला करते हुए एक दूसरे को वहाँ पे हराने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ऐसे कुछ अर्सा पहले तक काउ लिंग जी युआन से काफी ज्यादा कमजोर हुआ करता था, पर इस फाइट में हम देखते हैं कि वो जी युआन के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जी युआन को भी वहाँ पे उसके साथ फाइट करने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और तभी देखते ही देखते अचानक ही काउ लिंग वहाँ पे अपने ब्लड एसेंस की पावर को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव भी हो गया था। जबकि टुनटुन वहाँ पे उसकी इस पावर को एक्टिवेट होते हुए देखकर गुस्से से वहाँ पे काउ लिंग की तरफ देखकर घुराने लगा था, जो देखकर मैं याओ याओ वहाँ पे सारा माजरा समझ गई थी। वहीं अब बैटल अरीना का तो पूरा सीन ही चेंज हो चुका था। काउ लिंग वहाँ पे बहुत ही अग्रेसिवली लगातार जी युआन के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगा था। और देखते ही देखते काउ लिंग ने वहाँ पे जी युआन को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारते हुए उसे वहाँ पे उठाकर पीछे फेंक दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बेचारे जी युआन की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन वहाँ पे उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि काउ लिंग इस फाइट को भी जीत चुका था, जो देखकर क्लास ए की जीजी वहाँ पे सेकंड राउंड के लिए आगे जाती है, जहाँ पे उसका सामना करने के लिए क्यू वहाँ पे फेनवू नाम के डिसेबल को आगे भेजता है, जो कि वहाँ पे काउ लिंग की तरह ही बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव दिखाई दे रहा था। और ये बात तो अब ज़ाओ युआन को वहाँ पे और भी ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि काउ लिंग की तरह उसे फेनवू से भी बिल्कुल वैसे ही और महसूस हो रहा था। इसलिए अब तो ज़ाओ युआन को वहाँ पे पूरा यकीन हो गया था कि यहाँ पे कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और जब मियुबी वहाँ पे ज़ाओ युआन से इसके बारे में पूछती है तो ज़ाओ युआन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि अगर मेरा अंदाजा ठीक है तो ये काउ लिंग और फेनवू दोनों ही यहाँ पे बॉइलिंग ब्लड पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं,
ऐसे पैटर्न का इस्तेमाल करने के लिए किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट के ब्लड एसेंस की जरूरत पड़ती है, और जब ये ब्लड पैटर्न कल्टीवेटर की बॉडी के साथ मैच होता है तो ये उसके पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ज़ाओ युआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस यूवी वहाँ पे थोड़ा गुस्से से कहती है, लेकिन ये तो चीटिंग है, ये लोग बलराम से जीतने के लिए इतना सारा कैसे गिर सकते हैं। जिस पे ज़ाओ युआन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि भले ये लोग अभी यहाँ पे इस बॉलिंग ब्लड पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए खुद की पावर को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका अंजाम आगे चलकर बहुत ही ज्यादा भयानक होने वाला है। तुम ऐसा समझ लो कि फ्यूचर में ये दोनों ही पूरी तरह से बेकार हो जाने वाले हैं, और मुझे लगता है कि क्यों इन्हें ये सब बताए बगैर ही यहाँ पे ये कंपटीशन जीतने के लिए इनका इस्तेमाल कर रहा है। और भले ही ज़ाओ युआन वहाँ पे ये सब सिर्फ अंदाजा लगा रहा था, लेकिन मिस ज़ाओ युआन ने वहाँ पे टुनटुन की मदद से ज़ाओ युआन को एक लेटर की मदद से बता दिया था कि ये लोग वाकई यहाँ पे बॉलिंग ब्लड पैटर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मिस ज़ाओ युआन ने वहाँ पे इसका इलाज भी ज़ाओ युआन को बता दिया था, जिसके बारे में जानकर हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन ने वहाँ पे बहुत ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से मिस यूवी के हाथ पे एक हेवनली किंग्स इन नाम का पैटर्न बना दिया था, जो कि उस बॉलिंग ब्लड पैटर्न की पावर को रेसिस्ट करते हुए उसे वहाँ पे खत्म कर सकता था। ज़ाओ युआन वहाँ पे मिस यूवी को इंस्ट्रक्शन देते हुए बताता है कि जब भी तुम्हें लगे कि वो अपने बॉलिंग ब्लड पैटर्न का इस्तेमाल कर रहा है तो तुम अपने इसी हैंड का इस्तेमाल करते हुए उसके बॉलिंग ब्लड पैटर्न के ऊपर हमला कर देना, उसी समय उसकी बॉलिंग ब्लड पैटर्न की पावर खत्म हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम बैटल अरीना के अंदर देखते हैं कि फन वो वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से बेचारी जीजी को पीट रहा था, और अचानक उसने वहाँ पे जीजी के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला करते हुए उसे भी वहाँ पे नॉकआउट कर दिया था। और अब बारी थी अगली फाइट के लिए मिस यूवी की। वहीं क्लास बी को जीतते हुए देखकर वहाँ पे मास्टर की वंग फू भी एम्परर ज़ाओ का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि इस साल भी हमेशा की तरह ही क्लास बी ही जीतेगी। जबकि हम देखते हैं कि एम्परर ज़ाओ और क्यून तो दोनों ही वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूवी वहाँ पे जंप करते हुए सीधा बैटल अरीना के अंदर आ गई थी, लेकिन अचानक ही हम देखते हैं कि वो वहीं पे रोककर थोड़ा इमोशनल होते हुए प्रेस ज़ाओ युआन से कहती है, जिस दिन आपने मेरे ग्रैंडफादर की जान बचाने के लिए उस डॉक्टर के दरवाजे को किक मारी थी, उसी दिन से मैंने ठान ली थी कि मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। आपका साथ देने के लिए आज तक मैं इतनी ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस कर रही थी ताकि वक्त आने पर मैं आपका राइट हैंड बन सकूं। वहीं मिस यूवी की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि ज़ाओ युआन वहाँ पे काफी ज्यादा सरप्राइज दिखाई दे रहा था, क्योंकि पहले ज़ाओ युआन ने ये कभी नहीं सोचा था कि उसकी की हुई एक छोटे से सन का कर्ज उतारने के लिए मिस यूवी खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बना रही थी। वहीं मिस यूवी वहाँ पे पहले ज़ाओ युआन से कहती है कि आपके ऊपर जो भी मुसीबत आएगी पहले उसे मुझसे होकर गुजरना होगा, और ये कहकर यूवी वहाँ पे पहले ज़ाओ युआन की कोई भी बात सुने बगैर चुपचाप बैटल अरीना के अंदर आ गई थी, जहाँ पे यूवी अपने साथ फाइट करने के लिए काओलिंग को चैलेंज करती है, जो देखकर काओलिंग भी वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए सीधा वहाँ पे बैटल अरीना के अंदर आ गया था। और देखते ही देखते वहाँ पे उन दोनों के दरमियान फाइट भी स्टार्ट हो गई थी, जहाँ फाइट की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि काओलिंग ने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे अपने बॉलिंग ब्लड पैटर्न को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से वो वहाँ पे एक बार फिर से एग्रेसिव होते हुए बहुत ही गुस्से से मिस यूवी के ऊपर हमले करने लगा था, जो देखकर तो क्लास ए के सभी डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अब उनकी सारी उम्मीदें मिस यूवी के ऊपर ही टिकी हुई थी, क्योंकि उनकी क्लास ए की सबसे पावरफुल डिसेबल वही तो थी। जबकि ये सब देखते हुए कि और बाकी सभी क्लास बी के डिसेबल्स तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन्हें वहाँ पे लग रहा था कि काओलिंग इस फाइट को भी वहाँ पे बहुत ही आसानी से जीत जाने वाला है। लेकिन तब ये अचानक कि हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर जैसे ही काओलिंग वहाँ पे सीधा मिस यूवी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तो मिस यूवी ने भी वहाँ पे अपने किंग्स इन हेवनली पैटर्न को एक्टिवेट करते हुए बहुत ही इजीली काओलिंग के ऊपर हमला करते हुए उसकी बॉलिंग ब्लड पैटर्न को ही डीएक्टिवेट कर दिया था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि काओलिंग वहीं पे गिरकर बेहोश हो गया था, जबकि मिस यूवी को वहाँ पे इतनी आसानी से काओलिंग को हराते हुए देखकर किसी को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था, और गियो तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। जबकि मिस ज़ाओ युआन वहाँ पे मिस यूवी से इंप्रेस होते हुए कहती है, मानना पड़ेगा ये छोटी लड़की काफी ज्यादा कमाल की है। जबकि वहीं बैटल अरीना के अंदर मिस यूवी वहाँ पे क्लास बी को चैलेंज करते हुए कहती है कि अब आगे कौन आना चाहेगा। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।